हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू बायोलॉजी डिक्रिप्टेड। ये चल रहा है बायोकेमिस्ट्री डिक्रिप्टेड का सीरीज। आई होप आप सारे वीडियोस देख रहे होंगे। अगर अभी तक आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे तो ये आई बटन पे जो आपको दिख रहा होगा वो है प्लेलिस्ट अभी तक के सारे वीडियोस का। हर एक वीडियो को देख लीजिए। सभी वीडियोस जो हैं एक दूसरे से लिंक्ड हैं और सब कुछ सीक्वेंस में चल रहा है। ठीक है, कंप्लीट बायोकेमिस्ट्री हम कवर करेंगे इस पर्टिकुलर कोर्स में। अब ये है लेक्चर 7 और लेक्चर 7 में हम बातें करेंगे पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड्स और पॉलीपेप्टाइड्स के बारे में। तो हमने अभी तक अमाइनो एसिड्स को देखा है। अमाइनो एसिड्स जो है आपने जनरल स्ट्रक्चर देखा, सारे के सारे स्ट्रक्चर्स देखे 20 अमाइनो एसिड्स के। ठीक है, 21-22 का भी स्ट्रक्चर आपने देखा था। अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे कि ये जो अमाइनो एसिड्स हैं इनके पॉलीमर्स कैसे दिखते हैं। अमाइनो एसिड्स जो हैं दीज आर लाइक मोनोमर्स। चलिए तो शुरुआत यहीं से करते हैं। अमाइनो एसिड्स ये जो है ये मोनोमर्स है। ओके, तो हर मोनोमर का पॉलीमराइजेशन हो सकता है और मोनोमर्स क्या फॉर्म कर सकते हैं? ऑब्वियसली ये फॉर्म कर सकते हैं पॉलीमर्स। अब मैं बेसिक केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं। आपने शायद ये पढ़ा होगा कि पॉलीमराइजेशन जो होता है ये दो टाइप से होता है। वेल, पॉलीमराइजेशन के कॉमन टाइप्स की अगर मैं बात करूं तो आप बात करते हैं अबाउट एडिशन पॉलीमराइजेशन, और दूसरा जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। अब देखिए केमिस्ट्री में घुसने का फायदा क्या होता है कि कंडेंसेशन का मतलब क्या है, एडिशन का मतलब क्या है। एडिशन मतलब एक दूसरे पे जुड़ता चला गया, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, बड़े अच्छे से पूरा प्रोसेस होता है। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन जो होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां पे जनरली अगर हम जनरली देखें तो देयर इज रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ एनी काइंड ऑफ मॉलिक्यूल, कुछ भी मॉलिक्यूल यहां पे रिलीज हो जाता है, जनरली वाटर। मतलब ऐसा क्या हो सकता है? देखिए अगर मैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की बात करूं, यहां पे हम अलग अलग एग्जांपल्स ले सकते हैं। अगर एग्जांपल के तौर पे यहां पे मैं देखूं, हो सकता है मान लीजिए एक अल्कोहल, मैं अभी जनरल बातें कर रहा हूं, ठीक है, दिस इज वेरी जनरल। अभी मैं स्पेसिफिक बात कर ही नहीं रहा हूं, ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है पॉलीमराइजेशन का। यहां पे मान लीजिए एक अल्कोहल है और एक अल्कोहल, इस तरीके से एक ROH है, इस तरीके से एक और ROH है। इसमें से क्या हो सकता है, मैं पूरा का पूरा मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूं, ठीक है। यहां पे हो सकता है इसमें से डिहाइड्रेशन हो जाए, मतलब इसमें से वाटर निकल जाए। और वाटर कहां से निकलेगा? एक में से OH जाएगा, एक में से H जाएगा, और इस तरीके से इसमें से पानी निकल जाएगा, इस तरीके से H2O निकल जाएगा। तो ओवरऑल हम क्या कह सकते हैं कि भाई ये जो है यहां से OH और यहां से H इस तरीके से निकल जाएगा और वाटर निकल गया इस तरीके से। अल्कोहल और अल्कोहल के बीच में जो बॉन्ड बना, ये जो बॉन्ड बना ये ROR बना। और ROR का मतलब क्या होता है? ये जो है ये एक ईथर बॉन्ड बना। अब यही चीज जब आप बायोकेमिस्ट्री में पढ़ोगे तो अल्कोहल्स के जगह पे आप क्या लोगे? शुगर्स। ऑब्वियसली शुगर्स भी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होते हैं, मतलब मल्टीपल OH ग्रुप्स होते हैं। अगर OH ग्रुप्स हैं तो उनके उनके बीच में से वाटर निकल सकता है, और अगर वाटर निकलता है तो जो बॉन्ड बनता है इन केस ऑफ शुगर्स उसे हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये एक एग्जांपल है, ये एक एग्जांपल है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का। मतलब यहां पे शुगर 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 यूनिट्स जुड़ते जा रहे जुड़ते जा रहे जुड़ते जा रहे। सिमिलरली एक और कंडेंसेशन के एग्जांपल, मतलब यहां पे मैं एग्जांपल्स आपको बता रहा हूं। एक और एग्जांपल जो हमारा यहां का एग्जांपल है, यहां का एग्जांपल होने वाला है वो है एक एसिड
यानी आपका एक कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस यहां पे जुड़ रहा है एक अमाइन। ये बस ये कॉन्सेप्ट को देखिए, इस कॉन्सेप्ट को देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड और एक अमाइन जोड़ रहा है। मतलब मैं सिंपली कह सकता हूं कि भाई यहां पे R होगा, यहां पे COOH होगा, यहां पे एक अमाइन होगा, मतलब एक NH2 ग्रुप रहेगा, और यहां पे ये भी R होगा। ठीक है, इस तरीके से इसको चलिए R डैश बना देते हैं, ये R डैश होगा। इसमें से क्या होगा, हम कह सकते हैं कि भाई जो COH होता है ना, मैकेनिज्म पे मैं नहीं जा रहा हूं, इसमें से OH रिलीज होता है और इस NH2 में से H रिलीज होता है। हमेशा प्रायोरिटी पे यही रहेगा। अगर कभी एक एस्टर बॉन्ड भी देखोगे आप, एस्टर बॉन्ड्स के बारे में भी आप जानते हो, एसिड्स एज वेल एज एल्कोहल्स के बीच में बनता है, और एसिड में से OH ग्रुप निकलता है और एल्कोहल में से निकलता है H। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, COOH में से OH निकलता है और इसमें से H निकलता है। इतना आप याद रखिए। पूरे मैकेनिज्म के दौरान अगर आप इसका रेडियो एक्टिव स्टडी करोगे, यहाँ पे अगर ऑक्सीजन को आप रेडियो एक्टिवली लेबल्ड रखोगे तो आपको फिर पता चलेगा कि हाँ चलिए ये वाटर में निकला, इसका मतलब जरूर OH इसमें से निकल रहा है। बट ओवरऑल मैं बता दूं, जनरली ये कंफ्यूजन होता है। आप ये जानते हो कि एसिड्स में से H प्लस निकलता है, तो आप बहुत बार क्या करते हो, एसिड में से H निकाल देते हो, बट नो, ये एक्चुअली अगर मैकेनिज्म को स्टडी करोगे या फिर रेडियो लेबलिंग स्टडीज करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो OH है ये पूरा इसमें से निकल रहा है। एज ऑफ नाउ आपको पता होना चाहिए। बहुत ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे बिकॉज हम बायोकेमिस्ट्री के बारे में कंसर्न है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए इसमें से क्या हो रहा है, ये OH निकल रहा है, इसमें से H निकल रहा है, और इस तरीके से इसमें भी एक कंडेंसेशन हो रहा है। यहां पे भी एक कंडेंसेशन का केस है ये। तो हम ये कह सकते हैं कि यहां से OH और यहां से एक H निकल जाता है, इसमें से अगेन वाटर का लॉस होता है, यहां से भी वाटर का लॉस होता है। यही तो कंडेंसेशन है, इसमें से कुछ निकल जा रहा है, कंडेंस हो रहा है, कंडेंस हो रहा है कुछ किसी चीज के रिमूवल से। तो यहां पे जो फॉर्म हो रहा है ये होगा R। अगर मैं COH को अच्छे से बनाऊं तो COH आपको पता होगा कि RC डबल बॉन्ड OOH, इस तरीके से होगा एक्चुअली ये। ठीक है, तो यहां पे RC डबल बॉन्ड O और यहां पे NH इस तरीके से होगा, और ये जो है R डैश से जुड़ा हुआ है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहां पे मैंने अमाइनो एसिड बनाया ही नहीं, प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा। ये अमाइनो एसिड है ही नहीं, ये तो मैंने अलग से कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, अलग से अमाइन लिया, उनके बीच में बॉन्ड फॉर्म किया। तो ये जो बॉन्ड फॉर्म हुआ, ये जो ओवरऑल बॉन्ड फॉर्म हुआ जो कि आप यहां पे देख पा रहे हो, इस बॉन्ड को कहते हैं, इस बॉन्ड को कहते हैं, आप कहोगे पेप्टाइड। मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, ये पेप्टाइड बॉन्ड है ही नहीं, ये पेप्टाइड बॉन्ड बिल्कुल भी नहीं है। ये जो है ये एक्चुअली अमाइड बॉन्ड है। पेप्टाइड बॉन्ड और अमाइड बॉन्ड अलग अलग होते हैं। मैंने बोला अलग तो नहीं होते हैं, मगर एक रिलेशन होता है। सारे अमाइड बॉन्ड्स पेप्टाइड बॉन्ड नहीं होते, मगर सारे पेप्टाइड बॉन्ड्स अमाइड बॉन्ड्स होते हैं। मतलब ये अमाइड बॉन्ड जो है ये एक स्पेशल, इसी का एक स्पेशल केस पेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है जब ये पेप्टाइड्स में पाए जाते हैं। तो अभी हम देखेंगे पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड, सारी चीजों को देखेंगे। बट ये बात का आप ध्यान रखिएगा कि इस तरीके से अगर कोई बॉन्ड बना दिया जाए जैसे आपको यहां पे दिख रहा है, तो ये पेप्टाइड बॉन्ड नहीं, जनरल तरीके से हम इसे कह सकते हैं ये है हमारा अमाइड बॉन्ड। ठीक है, ये हमारा अमाइड बॉन्ड है, इसे हम पेप्टाइड बॉन्ड नहीं कहेंगे। रैदर हम ये कह सकते हैं इस तरीके से एक वेन डायग्राम बना के कि भाई ये जो है, और इसमें से ये वाला जो पार्ट, इसमें से ये वाला जो पार्ट, इसे हम कह सकते हैं ये है हमारे अमाइड बॉन्ड्स, और उसमें से स्पेशली ये वाला पार्ट है आपका पेप्टाइड बॉन्ड्स। तो पूरा मेरा पर्पस यहां पे आपको कंडेंसेशन, पॉलीमराइजेशन और उसके एग्जांपल्स, केमिस्ट्री के एग्जांपल्स लेके समझाने का यही पर्पस था। ये जो है ये एक अमाइड बॉन्ड है, और अमाइड बॉन्ड, तो इससे हम क्या कह सकते हैं, इस पूरे चीज से हमें क्या पता चलता है, ऑल पेप्टाइड बॉन्ड्स, ध्यान से देखिएगा, ऑल पेप्टाइड बॉन्ड्स आर अमाइड बॉन्ड्स, बट ऑल अमाइड बॉन्ड्स आर नॉट पेप्टाइड बॉन्ड्स। ठीक है, तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन जाता है। ऑल पेप्टाइड बॉन्ड्स आर
amide bonds, but all amide bonds are not peptide bonds. तो ऐसे टाइप के ऑल एंड नॉट ऑल वाले चीज को समझाने के लिए सबसे सिंपल तरीका होता है वेन डायग्राम। इस तरीके से वेन डायग्राम बना लीजिए और पूरा कॉन्सेप्ट जो है उतने से पार्ट में आ गया, राइट। ये स्टेटमेंट अगर आप नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, आप ये खुद में ही काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। तो वेल आगे बढ़ते हैं। यहां पे एक और जरूरी बात, यहां पे जरूरी बात यह है कि अगर ये चीज, ये ग्रुप जो है यहां पे आर, ये एक अमीनो एसिड 1 का हुआ, ये एक अमीनो एसिड 2 का हुआ। मान लीजिए ये जो पार्ट है ये एक अमीनो एसिड 1 का हुआ, ये एक अमीनो एसिड 2 का हुआ और उनके बीच में ये अमाइड बॉन्ड बना है, तो फिर से हम कहेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। तो फिर इस चीज को हम कहेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। और अब हम बात करने वाले हैं पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन के बारे में, ठीक है। तो ओवरऑल एक बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, एक बात का आप ध्यान रखिएगा। ये जो बॉन्ड होता है, अभी हमने ये लिंकेज बोला, C डबल बॉन्ड O N H, जब तक स्पेसिफाई ना किया जाए, जब तक स्पेसिफाई ना किया जाए कि यहां और यहां अमाइनो एसिड्स हैं, ये जो बॉन्ड होगा इसे आप अमाइड बॉन्ड कहोगे या फिर अमाइड लिंकेज कहोगे, इसे आप अमाइड लिंकेज कहोगे, ठीक है। तो क्या हुआ, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है इस बॉन्ड के बारे में। ये जो बॉन्ड है यानी हमारा जो अमाइड लिंकेज है, इसके बारे में दो बड़े फेमस साइंटिस्ट्स ने इन्हें मतलब इसे इंडिपेंडेंटली कैरेक्टराइज किया था, ठीक है। ये बॉन्ड जो है CONH लिंकेज, ठीक है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, इसका जो फॉर्मेशन होता है वाया कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। और यहां पे क्या होता है, फॉर्मेशन में यहां पे एलिमिनेशन होता है वाटर का, ठीक है। और ऑब्वियसली किनके किनके बीच में, आपके पास एक अल्फा अमाइनो एसिड 1 होगा प्लस एक अल्फा अमाइनो एसिड 2 होगा। अब मैंने स्पेसिफाई कर दिया ये अमाइनो एसिड्स है, मान लीजिए ये अमाइनो एसिड 1 है, उसका पार्ट है ये, और यहां पे अमाइनो एसिड 2 उसका पार्ट है। इसको कैरेक्टराइज किया था दो फेमस साइंटिस्ट्स ने, जिनका नाम मैं आपको बताऊंगा। 1902 में एमिल फिशर, इनका नाम आपने सुना होगा, फिशर प्रोजेक्शंस। तो यस, एमिल फिशर एंड फ्रांज हॉफमेस्टर, ठीक है। एमिल फिशर और फ्रांज हॉफमेस्टर ने ये फ्रांज होगा, ठीक है, इन्होंने इसको कैरेक्टराइज किया था और ऑब्वियसली इंडिपेंडेंटली काम किया था, ठीक है, मिलके नहीं, इंडिपेंडेंटली इन्होंने काम किया था। और इन्होंने एक्चुअली इसको कैरेक्टराइज करके कहा था कि ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को इन्होंने कहा था, दिस बॉन्ड केम टू बी नोन एज द पेप्टाइड बॉन्ड। इस पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन के बारे में इन्होंने कहा था। अब ऑब्वियसली ये पेप्टाइड बॉन्ड्स जिन जिन के बीच में पाए जाएंगे, ऑब्वियसली अमाइनो एसिड्स के बीच में पाए जाएंगे। तो दो अमाइनो एसिड्स के बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड अगर है, अगर दो अमाइनो एसिड्स के बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड है, तो इन दोनों को मिला के हम उसे क्या कहेंगे, उसे हम सिंपली क्या कह सकते हैं, डाइपेप्टाइड। डाइपेप्टाइड, मोनोपेप्टाइड बोल के कुछ होता नहीं है। मोनोपेप्टाइड क्या हो सकता है, मोनोपेप्टाइड बोल के थोड़ी कुछ हो सकता है। मोनोपेप्टाइड जो है वो तो खुद अमाइनो एसिड है, एक ही रेसिड्यू है, एक ही रेसिड्यू है, राइट। तो उसको तो हम कह नहीं सकते। यहां पे क्या हुआ होगा, ओवरऑल क्या हुआ होगा, बेसिक चीज यहां पे जो हुआ होगा कि एक अमाइनो एसिड है। चलिए एक डाइपेप्टाइड का फॉर्मेशन देखते हैं। यहां पे एक डाइपेप्टाइड का फॉर्मेशन देखते हैं। आपके पास अमाइनो एसिड 1 है, अमाइनो एसिड 2 है, सिंपल। यहां पे वाटर निकलेगा, तो हम इसको एक बार देखते हैं। इस तरीके से मान लीजिए, इस तरीके से आप मान लीजिए यहां पे आपके पास C डबल बॉन्ड O माइनस, ये आपका CO माइनस ग्रुप। हम यहाँ पे ज्विटर आयनिक फॉर्म को ही बना रहे हैं स्पेसिफिकली।
यहां पे आपका अल्फा अमाइनो ग्रुप, यहां पे आर ग्रुप और यहां पे एच, ये है आपका अल्फा कार्बन। अब ये है आपका अमाइनो एसिड नंबर 1। नेक्स्ट हम देखेंगे अमाइनो एसिड नंबर 2 को। अमाइनो एसिड नंबर 2 को अगर हम देखें, इसमें भी हम इसी तरीके से बनाएंगे। जो NH3 प्लस रहेगा उसको हम इधर बनाएंगे, उसको थोड़ा सा ओपन करके बनाएंगे स्ट्रक्चर को, ठीक है, थोड़ा सा ओपन बनाएंगे। जैसे यहां पे H है, यहां पे भी H है, यहां पे भी H है, यहां पे ऑब्वियसली फिर से आपका अल्फा कार्बन, ये जो है अल्फा कार्बन, एंड यहां पे आपका R ग्रुप। तो इसको हम ऐसा कह सकते हैं ये R1 है और ये R2 है, क्योंकि अमाइनो एसिड 1 अमाइनो एसिड 2 है। तो यहां पे हम इसे बनाएंगे इस तरीके से, C डबल बॉन्ड O, O माइनस और यहां पे H। चलिए, हमने 2 अमाइनो एसिड्स बना लिए, 2 अमाइनो एसिड्स बना लिए। अब देखिए क्या होगा। अब यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट सा बात है कि ऐसा हो सकता है कि यहां पे ये क्योंकि प्रोटोनेटेड है, ये प्रोटोनेटेड है, तो आप ऐसा कह सकते हो, ऐसा आप कह सकते हो यहां पे, ऑल्दो इट इज मोर स्पेसिफिक कि आप यहां पे कहो कि ये COOH ग्रुप है। जनरली जो हम कहते हैं, अभी जो मैंने आपको बताया था कि ऐसे करके आपके पास NH ग्रुप रहेगा, फॉर एग्जांपल ये NH2 ग्रुप रहेगा, ठीक है, इस तरीके से NH2 ग्रुप रहेगा। और ये इसके बीच में हमने अभी देखा था कि वाटर जो है कुछ इस प्रकार निकलता है, वाटर कुछ इस प्रकार निकलता है। लेकिन आप यहां पे जब आप देख रहे हो कि ये कार्बोक्सिलेट के फॉर्म में है, ये कार्बोक्सिलेट आयन के फॉर्म में है, इन फंक्शनल ग्रुप्स को अगर हम थोड़ा सा हाईलाइट कर दें कि ये जो है हमारा कार्बोक्सिलेट है और ये वाला जो है हमारा अमाइनो है, ठीक है। अमाइनो वो भी क्या है, प्रोटोनेटेड फॉर्म है, प्रोटोनेटेड फॉर्म है। तो हम मान लीजिए इसको अगर थोड़ा हाईलाइट कर दें, ये ग्रुप, ये O माइनस और ये H और ये H, इन दोनों को हमने हाईलाइट कर दिया। अब क्या होगा, वाटर जब निकलेगा, वाटर कहां से निकलेगा, इन सब में से, इन सब में से आप कह सकते हो कि एक्चुअली एक वाटर मॉलिक्यूल जो है इस तरीके से रिलीज हो जाता है, ठीक है, इस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। ऑब्वियसली अभी तक जो हमने ये वाला कॉन्सेप्ट देखा था, ये वाला कॉन्सेप्ट भी गलत नहीं है, ये वाला भी कॉन्सेप्ट गलत नहीं है, बट ये वाला जो है कुछ बुक्स में, कुछ स्टैंडर्ड बुक्स में इस तरीके से बताया गया है कि भाई ये O माइनस है, ये जो O है ये निकल रहा है, और ये जो अमाइनो ग्रुप है आपके पास उसमें से तो हाइड्रोजन निकल रहे हैं। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो कि अगर ये डीप्रोटोनेटेड फॉर्म की बात करें, मतलब यहाँ पे प्रोटोनेटेड नहीं है, मान लीजिए आपका NH3 प्लस प्रोटोनेटेड नहीं है, COOH जो है वो प्रोटोनेटेड है, तो उस केस में यहां से ऐसे वाटर निकलेगा, इस तरीके से वाटर निकलेगा। ये बड़ा सा सिंपल कॉन्सेप्ट है, बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ऐसा जो पॉलीमराइजेशन है, इस तरीके से 2 मोनोमर्स का जुड़ना, हम ये कह सकते हैं कि भाई मोनोमर्स जो होते हैं, मोनोमर्स को हम क्या कह सकते हैं, ये मोती की तरह है, यानी बीड्स की तरह है। और पॉलीमर्स जो हैं, पॉलीमर्स इन मोतियों से पिरोया हुआ माला है। पॉलीमर्स जो है ये मोतियों से पिरोया हुआ एक तरीके का माला है। हम कह सकते हैं कि पॉलीमर्स जो है ये N हो सकते हैं, और यहाँ पे N मोनोमर्स होंगे। आपके पास N मोनोमर्स होंगे, वो बॉन्ड में जुड़े होंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे N यूनिट से बना हुआ एक पूरा का पूरा पॉलीमर होगा, पूरा का पूरा चेन होगा। अब पॉलीमर के भी टाइप्स होते हैं दोस्तों, पॉलीमर्स के भी टाइप्स होते हैं। यहां पे मान लीजिए यहां पे अगर सिर्फ 2 ही अमाइनो एसिड्स जुड़ रहे हैं तो उसे हम कहेंगे डाइपेप्टाइड, 3 जुड़ रहे हैं ट्राइपेप्टाइड, 4 जुड़ेंगे तो टेट्रापेप्टाइड, पेंटापेप्टाइड, कितना ही कहें। तो क्या होता है, हम कुछ जो मतलब अगर हम 2 से ज्यादा की बात करें, ठीक है, तो वहां पे हम कंसिडर करते हैं लगभग 3 से 10 को अगर कंसिडर करें तो उनको हम एक अलग कैटेगरी में रखते हैं, उन्हें कहते हैं ऑलिगोपेप्टाइड्स। अब यही जो ऑलिगो का कॉन्सेप्ट है और डाई का कॉन्सेप्ट है, ये सबके लिए डाई न्यूक्लियोटाइड भी हो सकता है। सिमिलरली आप कह सकते हो डाई, आप ये कह सकते हो डाइसैकेराइड, डाई न्यूक्लियोटाइड। सिमिलरली आप कह सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल ऑलिगोपेप्टाइड, ऑलिगोसैकेराइड, ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड। तो ये सब जो टर्म्स है ये अक्रॉस बायोमोलिक्यूल्स अप्लाई होते हैं। जहां जहां पे भी पॉलीमर्स का फॉर्मेशन होता है, एक्सेप्ट फॉर लिपिड्स, जहां जहां पर भी पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है वहां वहां ये टर्म्स हम यूज कर सकते हैं। ये जो प्रीफिक्सेस हैं, ऑलिगो,
फिर डाई, ट्राई, टेट्रा, ये सब चीजें जो है, और पॉली तो है ही, ये सारे प्रीफिक्सेस हम किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, जब वो बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे वहां पे हम उन चीजों की बात करेंगे, बट ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है, ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है, तो जनरल कॉन्सेप्ट का ध्यान रखिएगा हमेशा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इनके बीच में बनते हैं पॉली, इनके बीच में बनते हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स। तो ये जो बॉन्ड बनेगा ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में, फाइनली हम क्या दिखा देंगे, इसको हम कुछ इस तरीके से दिखाएंगे। और ये जो है इधर आपका NH3+ था, ये जो है आपका R1 है, यहां पे H है, यहां पे जो अभी नया बॉन्ड बना, यहां पे जो ये नया बॉन्ड बना जिसे हम इस तरीके से दिखा सकते हैं C+O, उसमें से O निकल चुका है, और यहां पे इस तरीके से जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है ये है N और H के बीच में। एंड देन यहां पे ये जो N है ये किसका पार्ट था, ये पार्ट था आपके सेकेंड अमीनो एसिड का, ये है इसमें R2, ये है इसका COO- ग्रुप, और ये है यहाँ पे H। बड़ा ही इंपॉर्टेंट, यहां पे जो आपको दिखा, यहां पे जो फॉर्मेशन हुआ, यहां जो फॉर्म हुआ है वो है आपका पेप्टाइड बॉन्ड, इसे हम सेफली पेप्टाइड बॉन्ड कह सकते हैं। एंड यस, ये अमाइड बॉन्ड भी है, हर पेप्टाइड बॉन्ड अमाइड बॉन्ड तो होता ही है बाय डिफॉल्ट। तो ये है आपका पेप्टाइड बॉन्ड, और ये हमने देखा पेप्टाइड बॉन्ड कैसे फॉर्म हुआ। अब इसके पीछे एक हम लॉजिकल मैकेनिज्म बता सकते हैं, हम सोच सकते हैं लॉजिकल मैकेनिज्म किस तरीके से हुआ होगा। जो थोड़ा केमिस्ट्री में इंटरेस्टेड है वो एक लॉजिकल मैकेनिज्म इसके लिए प्रपोज कर सकते हैं। वैसे ये खुद ब खुद नहीं होता, अगर आप सिंथेटिक पेप्टाइड्स को फॉर्म कर रहे हो, ठीक है, जैसे सॉलिड फेज सिंथेसिस वगैरह कर रहे हो, मेरी फील्ड का सॉलिड फेज सिंथेसिस बड़ा फेमस है, उस केस में आपको बहुत सारी चीजें यूज करनी पड़ती है, बट यहां हम एक थियोरेटिकल लॉजिकल मैकेनिज्म देंगे। ऑब्वियसली अगर हम बायोलॉजी की बात करें, वहां पे भी जो है ट्रांसलेशन होता है, ट्रांसलेशन के पूरे मशीनरी का यूज करते हुए ये फॉर्मेशन होता है, वहां पे एंजाइम होता है कैटालाइज करने के लिए उस प्रोसेस को, बट एक लॉजिकल मैकेनिज्म की हम यहां पे एक बार बात कर लेते हैं। तो मान लीजिए आपके पास यहां पे अमीनो एसिड 1 है, यहां पे हम कह सकते हैं अमीनो एसिड 2 है। अब क्या हो रहा है, अमीनो एसिड 2, अब इधर हम ये कह सकते हैं, इनका स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं जल्दी से। स्ट्रक्चर ऐसा हो सकता है कि भाई इस तरीके से आपके पास COOH ग्रुप है, यहां पे आपका R1 है, यहां पे NH2 है, यहां पे आप कह सकते हो H है। सिमिलरली यहां पे R2 है, इस तरीके से आपका अल्फा कार्बन, ये है COOH, ये है आपका NH2, यहां पे है H। अब क्या हो रहा है ध्यान से देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जो कार्बन है ये डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव, यहां पे लोन पेयर, ये बिहेव करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल। अब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह यहां पे अटैक करेगा, यहां पे ये जो बॉन्ड है वो यहां चला जाएगा, एंड एज अ रिजल्ट जो यहां पे फॉर्म होगा, एज अ रिजल्ट यहां पे इन दोनों के जुड़ने की वजह से जो फॉर्म होगा वो कुछ इस प्रकार का एक इंटरमीडिएट होगा, जैसा आप यहां पे देख सकते हो, ये NH2, ये R1, ये H, यहां पे C, आप ये कह सकते हो ये जो है ये CO- होगा, क्योंकि ये बॉन्ड इधर मूव कर गया था, और यहां पे ये OH तो रह ही रहा है, ये OH यहां पे है। अब क्या होगा, अब बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पे जो है ये नाइट्रोजन जुड़ा है, अब ये नाइट्रोजन जब जुड़ा है, ये अपना लोन पेयर दे दिया था, तो ये अपना लोन पेयर दे दिया था, तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहां पे और 2 हाइड्रोजन है, ये एक हाइड्रोजन है, ये एक हाइड्रोजन है, और बाकी सब कुछ जो है स्ट्रक्चर वैसा का वैसा ही, R2H, और यहां पे C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना। यहां पे क्या होगा, ये जो है ये अपना बॉन्ड यहां पे गिराएगा, ये एज अ लिविंग ग्रुप यहां से निकल जाएगा, एंड एक और चीज होगा, यहां पे एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होगा, ये जब यहां से ये एज अ लिविंग ग्रुप ओवरऑल निकल जा रहा है, और ये एज अ लिविंग ग्रुप इतने आसानी से नहीं निकलेगा, ये एज अ लिविंग ग्रुप इतने आसानी से नहीं निकलेगा, ये प्रोटोनेट होगा, पहली बात ये प्रोटोनेट होगा,
फॉर एग्जाम्पल हम ये कह सकते हैं इस बीच में क्या होगा कि ये जो OH ग्रुप है, ये OH ग्रुप इस तरीके से एक H+ को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। H+ को एब्स्ट्रैक्ट कर लेने के बाद जो है ये प्रोटोनेट हो जाएगा। ये हम मैकेनिज्म प्रपोज कर रहे हैं और जनरली हम मैकेनिज्म प्रपोज ही तो करते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल थोड़ी आपको आके कहता है कि चलिए मैं ऐसा ही होता हूं, बिल्कुल नहीं। आप लॉजिकल मैकेनिज्म्स प्रपोज करते हो, सिंपल सी बात है। ये जो है अब वाटर एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये लिविंग ग्रुप निकल जाने की कोशिश करेगा यहां से, ये निकल जाएगा वाटर के फॉर्म में, ठीक है। और मान लीजिए यहां पे एक वाटर मॉलिक्यूल इस तरीके से आया, ये क्या करेगा, यहां पे इस तरीके से एक H+ को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और इधर इसको अपना लोन पेयर दे देगा, इसको अपना लोन पेयर दे देगा और इसके पास अपना लोन पेयर वापस आ जाएगा नाइट्रोजन के पास। तो ओवरऑल इस पूरे चीज को एक बार हम समेट लेते हैं, समराइज कर देते हैं। ये जो है NH2 ग्रुप है, ये H है, ये R1 है और यहां पे C डबल बॉन्ड O रिस्टोर हो गया, क्योंकि यहां पे अगर आप ध्यान से देखें ये जो है इधर आया था, फिर ये जो है ये पूरा ग्रुप निकल गया था, तो ये इधर आ गया, तो यहां पे डबल बॉन्ड बन गया। और यहां पे इस H+ को जैसे ही उठा लिया गया, H2O ने उठा लिया, H2O जो है ये H3O+ फॉर्म करके बैठ गया और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वापस इसके ऊपर आ गया और इधर से पॉजिटिव चार्ज चला गया और लोन पेयर इसका वापस आ गया। एंड यही जो है हमें फाइनली पहुंचा देता है हमारे आखिरी स्टेप तक और ये आपको मिल जाता है आपका डाइपेप्टाइड। और ये सिर्फ डाइपेप्टाइड के लिए नहीं, ये सेम जो लॉजिक है, ये सेम जो कॉन्सेप्ट है, आप कह सकते हो किसी भी पॉलीपेप्टाइड के लिए। अब आप नंबर्स बढ़ा दीजिए इस तरीके से और भी अमीनो एसिड्स को जोड़ते जाइए, इस तरीके से आपका पॉलीपेप्टाइड फॉर्म होता जाएगा, पॉलीपेप्टाइड फॉर्म होता जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पे हमने देखा कि N से C के ओर अटैक हो रहा है और इस तरीके से जुड़ता चला जा रहा है, जुड़ता चला जा रहा है C टर्मिनल पे, जुड़ता चला जा रहा है C टर्मिनल पे। जो सिंथेसिस हो रहा है बायोलॉजिकल सिस्टम्स में वो N2C हो रहा है, ठीक है, N2C टर्मिनस। अब जब कभी भी आपके पास इस तरीके से एक डाइपेप्टाइड बनेगा या फिर मान लीजिए ट्राइपेप्टाइड बनेगा, चलिए थोड़ा सा नाम हम यहां पे लिख लेते हैं, ठीक है। क्या क्या हो सकता है, अगर अमाइनो एसिड्स दो हो इसमें इन्वॉल्व, तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, एंड ऑब्वियसली नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स लिंक्ड वाया पेप्टाइड बॉन्ड। अगर दो अमाइनो एसिड्स लिंक हो रहे हैं, अगर दो अमाइनो एसिड्स जुड़े हुए हैं तो हम इसे क्या कहेंगे, सिंपली डाइपेप्टाइड। अगर तीन अमाइनो एसिड्स जुड़े हुए हैं तो उसे हम कहेंगे ट्राइपेप्टाइड। अगर चार जुड़े हुए हैं तो हम कहेंगे टेट्रापेप्टाइड। तो डाइपेप्टाइड को छोड़ के अगर हम बात करें लगभग 3 से 10 अगर है, इन जनरल अगर 3 से 10 अमाइनो एसिड रेसिड्यूज इन्वॉल्व्ड हैं तो इसे हम कहेंगे एक जनरल टर्म से जो कि होता है ओलिगोपेप्टाइड्स। ओलिगोपेप्टाइड्स बड़ा ही सिंपल। तो डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, ओलिगोपेप्टाइड। और अगर बहुत ज्यादा हो जाए, अगर यही रेसिड्यूज का नंबर अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो उसको हम क्या कह सकते हैं, उसको हम कह देते हैं पॉलीपेप्टाइड। अगर इससे भी ज्यादा हो जाए, 10 से भी ज्यादा और काफी ज्यादा, अगर मान लीजिए 10 हो जाए, 10 से ज्यादा यानी मान लीजिए 100 हो जाए, 1000 हो जाए, कुछ भी आपको, ठीक है, 100, 1000 कितने भी हो, इन सब के लिए हम क्या यूज करेंगे टर्म, इन सब के लिए यूज करेंगे टर्म पॉलीपेप्टाइड्स। इनके लिए टर्म यूज करेंगे पॉलीपेप्टाइड्स। तो अभी आपने देखा यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट सा चीज, दैट इज पॉलीपेप्टाइड्स का फॉर्मेशन। पॉलीपेप्टाइड्स का फॉर्मेशन आपने यहां पे देखा, इस तरीके से पॉलीपेप्टाइड्स फॉर्म हुए, ठीक है। ये थे ओलिगोपेप्टाइड्स, ये था आपका नॉर्मल पेप्टाइड, इसे डाइपेप्टाइड या फिर सिंपल पेप्टाइड भी कहा जा सकता है। तो यहां पे हम क्या कह सकते हैं, डाइपेप्टाइड या पेप्टाइड। तो पेप्टाइड्स में ये पूरे सारे के सारे को मिला के हम क्या कहते हैं, पेप्टाइड्स, ठीक है। मतलब ये सारे मॉलिक्यूल्स जिसमें भी 2 से 50 के आसपास अगर हम अमीनो एसिड्स की बात करें तो ये सारे जो है पेप्टाइड्स में ही आते हैं, ठीक है। अब बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, पेप्टाइड्स को भी अगर हम थोड़ा क्लासिफाई करने की कोशिश करें और हम ये भी कह सकते हैं
कि ये जो पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड्स में जनरली हम देखते हैं इनका अगर रेंज देखें, वैसे तो बहुत टाइप के पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं। उसी पॉलीपेप्टाइड के रेंज की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि लगभग 40 से लेके 34,000 अमाइनो एसिड रेसिड्यूज होते हैं, यानी हो सकते हैं, ठीक है, हो सकते हैं, इतने सारे अमाइनो एसिड रेसिड्यूज हो सकते हैं। कुछ कुछ में अगर हम देखें यहाँ पे, कुछ कुछ में जनरली अगर हम बात करें तो 1500 के रेंज के आसपास ही होता है, ठीक है, लगभग 1500 अमाइनो एसिड रेसिड्यूज होते हैं, ठीक है, एटमोस्ट, ठीक है, एटमोस्ट जो है मोस्टली मैक्सिमम लिमिट जो होता है लगभग 1500 अमाइनो एसिड रेसिड्यूज का ही होता है, लेकिन कभी कभार जो है एक्सट्रीम केसेस में 34,000 रेसिड्यूज तक भी जा सकता है। अब यहां पे मैंने एक वर्ड यूज किया, रेसिड्यू। रेसिड्यू का मतलब क्या है ये थोड़ा मैं बता दूं। अमाइनो एसिड वर्सेस अमाइनो एसिड रेसिड्यू, बहुत बार आप ये टर्म देखोगे, अमाइनो एसिड वर्सेस अमाइनो एसिड रेसिड्यू, दोनों में फर्क क्या है। अमाइनो एसिड जो है वो आप इसको कहोगे जिसके पास अपना COO माइनस है, अपना NH3 प्लस है, अपना H है और अपना R ग्रुप है। अमाइनो एसिड रेसिड्यू को किसको कहोगे आप, जिसके ये जो ग्रुप्स हैं, ये अल्फा कार्बन है, यहां पे H है, ये भी यहां पे अल्फा कार्बन था ऑब्वियसली, यहां पे R है, और यहां पे इसके दोनों जो ग्रुप्स हैं, इसके दोनों ग्रुप्स जो हैं ये इन्वॉल्व्ड हैं पेप्टाइड बॉन्ड में, ये इन्वॉल्व हो गए हैं पेप्टाइड बॉन्ड में कुछ इस तरीके से। ये कहलाएगा रेसिड्यू, ये जो है कहलाएगा रेसिड्यू, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से देखिए। वो एक फ्री अमाइनो एसिड था, आप कह सकते हो इसे सिर्फ अमाइनो एसिड भी कह सकते हो या फिर आप इसे फ्री अमाइनो एसिड भी कह सकते हो। फ्री अमाइनो एसिड और अमाइनो एसिड रेसिड्यू में फर्क इतना ही सा है कि ये जो है इसके ग्रुप्स बड़े ही आजाद टाइप के हैं, ये इसके फ्री ग्रुप्स हैं। यहीं अगर आप इनको देखोगे तो ये ग्रुप्स अब फ्री नहीं है, ये ग्रुप्स अब फ्री नहीं है, ये ग्रुप्स यहां पे आप देख सकते हो कि ये बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, पेप्टाइड बॉन्ड में बॉन्डेड हैं। तो यहां आप देखोगे फ्री ग्रुप्स, फ्री अल्फा अमीनो एंड अल्फा कार्बोक्सिलेट ग्रुप्स, एंड यहां पे आप देखोगे कि इसका स्पेसिफिकली अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका जो ये ग्रुप था और ये ग्रुप था, ठीक है, ये इसका खुद का था, और ये जो है यहां पे अगर आप देखोगे तो ये बगल वाले का, ये बगल वाले का है। मान लीजिए ये पर्टिकुलर अमाइनो एसिड की अगर मैं बात करूं, ये आपका अमाइनो एसिड है, इसके आजू बाजू भी अमाइनो एसिड ही है, ये भी एक अमाइनो एसिड से ही आया है और ये भी एक अमाइनो एसिड से ही आया है, ये अमाइनो एसिड, ये अमाइनो एसिड, ये हमारा अमाइनो एसिड, इसको आप 1 कह सकते हो, 2 कह सकते हो, इसको 3 कह सकते हो। तो ये जो हमारे सेकंड अमाइनो एसिड को हम देख रहे हैं, ये एक फ्री अमाइनो एसिड नहीं है, ये एक अमाइनो एसिड रेसिड्यू है। तो अमाइनो एसिड रेसिड्यूज कहां मिलेंगे आपको, अगर मैं पेप्टाइड्स या पॉलीपेप्टाइड्स की बात करूं, पेप्टाइड्स या किसी भी पॉलीपेप्टाइड वगैरह में, पॉलीपेप्टाइड्स में आपको ये अमाइनो एसिड रेसिड्यूज देखने मिलते हैं, वहां पे अमाइनो एसिड्स नहीं होते, क्योंकि अमाइनो एसिड मतलब अमाइनो एसिड तो होते हैं लेकिन उन्हें हम अमाइनो एसिड टर्म से नहीं रिगार्ड करते, उन्हें हम कहते हैं अमाइनो एसिड रेसिड्यू। रेसिड्यू इसलिए क्योंकि उसमें से पानी निकल चुका है, वो जो है वो एक फ्री अमाइनो एसिड जैसा नहीं है। फ्री अमाइनो एसिड के पास अपने खुद के अल्फा अमाइनो, इस तरीके से आप देख सकते हो कि अगर मैं फ्री हूं तो मेरे दोनों हाथ फ्री हैं, लेकिन अगर मैं इस तरीके से किसी से बॉन्डेड हूं तो मेरे हाथ जो है अब फ्री नहीं है, मेरे हाथ जो है इस तरीके से बॉन्डेड हो गए जो आपको दिख ही नहीं रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये वाला मेरा फॉर्म इज अ रेसिड्यू फॉर्म और ये वाला फॉर्म इज अ फ्री अमाइनो एसिड फॉर्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, इसे हम रेसिड्यू कहते हैं, इसीलिए इसे हम रेसिड्यू कहते हैं। ये जो है आप देख पा रहे हो, ये है आपके अल्फा अमाइनो and alpha carboxylate groups are involved in peptide bonds। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जब ये इन्वॉल्व हो जाता है, जब यहां पे वाटर का फॉर्मेशन हो जाता है, पॉलीपेप्टाइड
मतलब एक पॉलीमर फॉर्म हो जाता है, तो उस केस में उन अमाइनो एसिड्स को हम पॉलीपेप्टाइड्स में जब हम अमाइनो एसिड को कहते हैं तो उसे हम अमाइनो एसिड रेसिड्यू कहते हैं। और इसी तरीके से क्वेश्चंस में भी कहा जाता है। तो प्लीज इस कॉन्सेप्ट को हमेशा के लिए क्लियर रखें आप। और ये तो मैंने बोला ही था कि जनरली जो है, जनरली हम पेप्टाइड्स में ही सबको रखते हैं। ये सारे जो हैं इन सब को हम पेप्टाइड्स के एक हेडिंग में ही क्लासिफाई कर देते हैं। पेप्टाइड्स ही नॉर्मल डाइपेप्टाइड्स हो सकते हैं, ठीक है, ट्राइपेप्टाइड्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूजन को थोड़ा अवॉइड करने के लिए हम जनरली कहेंगे कि भाई ये डाइपेप्टाइड है, यहाँ ट्राइपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड, यानी सारे मिला के ऑलिगोपेप्टाइड्स हो सकते हैं, या फिर आपके पॉलीपेप्टाइड्स भी हो सकते हैं। ये सारे जो है पेप्टाइड के ही क्लासिफिकेशन में इन्वॉल्व हैं। अब थोड़ा और बात करते हैं, थोड़ा और हम डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। यहां पे हम बात करेंगे कि भाई देखिए पॉलीमर्स जो है, पॉलीमर्स जो यहां पे फॉर्म हो रहे हैं वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। मान लीजिए आपके अगर पॉलीपेप्टाइड्स हैं जो कि नॉर्मल पॉलीमर्स है, ये आप कह सकते हो एक आपका लीनियर हो सकता है, लीनियर पॉलीपेप्टाइड्स, और दूसरे हो सकते हैं आपके सर्कुलर, या फिर हम कहते हैं साइक्लिक। साइक्लिक मतलब एक साइकिल फॉर्म कर देना, रिंग फॉर्म कर देना, ठीक है। रिंग फॉर्म में या साइक्लिक फॉर्म में पॉलीपेप्टाइड्स हो सकते हैं। मतलब इसमें क्या होगा, आपके पास इस तरीके से आपके अमाइनो एसिड्स जुड़े रहेंगे। ऑब्वियसली जो बॉन्ड है यहां पे, ये बॉन्ड है क्या, इसे आप जूम करके देखोगे तो ये है आपका CONH, यानी आपका पेप्टाइड बॉन्ड। ये सारे बॉन्ड्स जो आप यहां पे देख पा रहे हो, ये सारे बॉन्ड्स पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं, राइट। और इस तरीके से ये बहुत ही लंबा चल सकता है, ये बहुत ही लंबा चल सकता है। इस तरीके से n नंबर ऑफ यहां पे अमाइनो एसिड रेसिड्यूज हो सकते हैं। अब आपको रेसिड्यू टर्म पता है, ठीक है, तो इसे हम कह सकते हैं n नंबर ऑफ अमाइनो एसिड रेसिड्यूज। दोनों के एंड्स जो है इस तरीके से रहेंगे। अगर डेफिनेट नंबर ऑफ यहां पे अमाइनो एसिड्स की मैं बात करूं तो हमेशा किसी भी पॉलीपेप्टाइड में हम क्या करेंगे, हमेशा एक एंड जो लेफ्ट मोस्ट एंड होगा उसका अमाइनो ग्रुप ये फ्री होगा, और यहां पे COO माइनस ये जो कार्बोक्सिल एंड है ये भी फ्री होगा। तो दोस्तों इसे हम टर्मिनस कहते हैं। टर्मिनस वर्ड का मतलब क्या होता है, एंड्स, ठीक है। ये एक टर्मिनस है और ये एक टर्मिनस है, एक स्टार्टिंग एंड, एंडिंग एंड। तो ये जो है, ये जो स्टार्टिंग वाला है इसे हम कहते हैं एंड टर्मिनस, और इसे हम कहते हैं सी टर्मिनस। ऐसा क्यों, इस नाम से क्यों बुलाते हैं, बड़ा ही आसान है। एन जो है ये अमाइनो के लिए, और ये जो है ये कार्बोक्सिल के लिए। तो कार्बोक्सिल टर्मिनस और एक अमाइनो टर्मिनस, ये जो है इस तरीके से एन टर्मिनस और सी टर्मिनस को हम डिफाइन करते हैं। जब कभी भी कोई भी पॉलीपेप्टाइड चेन को हम बनाएं तो हमेशा उसका एक एन टर्मिनस होता है, हमेशा उसका एक सी टर्मिनस होता है। इस बात का आप ध्यान रखें। और ये लीनियर के केस में होता है, ये जो कुछ भी मैं बता रहा हूं ये लीनियर के केस में होता है। यही अगर साइक्लिक रहेगा तो साइक्लिक के केस में क्या हो जाएगा, बड़ा ही सिंपल है। इस तरीके से अमीनो एसिड्स रहेंगे, यहां पे भी पेप्टाइड बॉन्ड्स होंगे, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, साइक्लिक या सर्कुलर पॉलीपेप्टाइड में यहां पे आप देखोगे कि एक्चुअली कोई फ्री, यहां पे देयर इज नो फ्री NH3 प्लस, या फिर हम सिंपली कह सकते हैं नो फ्री N और C टर्मिनस, दोनों ही इसमें नहीं होगा। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि क्या एक सर्कुलर या फिर साइक्लिक पेप्टाइड में N या C टर्मिनस होता है, आप बोलोगे नहीं, कैसे होगा, क्योंकि उसमें सारे ही तो बॉन्ड कर गए। ये जो आखिरी वाला है ये भी तो घूम के इस तरीके से घूम के ये भी इस तरीके से पॉलीमराइज कर गया, और इसमें से जो है यहाँ पे कंडेंसेशन हो गया, वाटर निकल गया, और इस तरीके से ये पूरा का पूरा जुड़ गया, और इस तरीके से एक साइक्लिक पेप्टाइड का फॉर्मेशन हो गया। तो ये है ओवरऑल कॉन्सेप्ट एक साइक्लिक पॉलीपेप्टाइड का। तो जनरली जो है पॉलीपेप्टाइड्स लीनियर पॉलीमर्स होते हैं। जनरली हम देखते हैं कि दीज आर लीनियर, लेकिन कुछ केस में कुछ साइक्लिक पॉलीपेप्टाइड्स भी हो सकते हैं। ब्रांचिंग इनमें जनरली नहीं पाई जाती, इसमें ब्रांचिंग नहीं होती। ब्रांचिंग का सवाल अगर आपके मन में आए तो क्लियर कट बता दीजिएगा खुद को कि नहीं भाई ब्रांचिंग होगा ही कैसे। यहां पे जो है ये तो एक ही ग्रुप फॉर्म करके रखा है, यहां पे एक ही ग्रुप यहां पे फॉर्म करके रखा है, मतलब एक ही
फंक्शनल ग्रुप है और दूसरा है जो कि इसके सामने सामने आ सकता है और इस तरीके से पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, ब्रांचिंग कहां से करेगा? ठीक है, तो इसलिए यहां पे हेड टू टेल फैशन में ये एक दूसरे से जुड़ता चला जाता है, ब्रांच्ड चेन्स यहां पे नहीं बनते, ब्रांच्ड चेन्स यहां पे बिल्कुल भी नहीं बनते, बिल्कुल न्यूक्लिक एसिड्स जिस तरीके से होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स भी ब्रांच्ड नहीं होते, जैसे न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह जुड़ते हैं वो भी लीनियरली जुड़ते चले जाते हैं। शुगर्स के केस में अलग केस होता है, शुगर्स के केस में ब्रांचिंग देखने को मिलता है, हम देखेंगे अभी पॉलीसैकेराइड्स जब हम पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि नहीं वहां ब्रांचिंग पॉसिबल है, क्योंकि एक से ज्यादा ग्रुप्स हैं और इसीलिए जो है ब्रांचिंग पॉसिबल है। यहां ब्रांचिंग पॉसिबल नहीं है, यहां सिर्फ और सिर्फ लीनियर फॉर्म्स पॉसिबल होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से लीनियर फॉर्म्स पॉसिबल होते हैं। अब मैंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज के बारे में आपको बताया, वो है न्यूक्लिक एसिड्स, और न्यूक्लिक एसिड्स की अगर मैं बात करूं, ये भी पॉलीमर्स होते हैं और ये रिलेटेड होते हैं आपके अमाइनो एसिड से, ये अमाइनो एसिड से रिलेटेड होते हैं, ये भी अमाइनो एसिड्स, यहां पर हम स्पेसिफिकली कहेंगे पॉलीपेप्टाइड्स, ये पॉलीपेप्टाइड से रिलेटेड होते हैं, ये भी पॉलीमर्स होते हैं। किसके पॉलीमर्स होते हैं? ये न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर्स होते हैं, मतलब न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं यहां पे मोनोमर्स हैं और यहां पे जो पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं ये पॉलीमर्स होते हैं अमाइनो एसिड्स के, अमाइनो एसिड्स यहां पे मोनोमर्स हैं। अब इनके बीच में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अगर हम देखें न्यूक्लिक एसिड्स को, न्यूक्लिक एसिड्स में ऑब्वियसली पहले डीएनए से एमआरएनए और एमआरएनए से आता है पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड जो है वही प्रोटीन्स फॉर्म करता है, या तो वो खुद ब खुद वो जो पॉलीपेप्टाइड होता है वो प्रोटीन होता है, या फिर ऐसे बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड चेन्स असेंबल करके प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरल हायरार्की के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे वैसे तो, बट अभी के लिए आप इतना सा समझ जाइए कि हाँ डीएनए फिर एमआरएनए फिर पॉलीपेप्टाइड। ये जो डीएनए होगा, डीएनए और एमआरएनए, डीएनए में ऑब्वियसली आपको क्या मिलेगा, यहां पे इस तरीके से बेस पेयर्स आपको मिलेंगे। ठीक है, बेस पेयर्स आपको मिलेंगे। ऑब्वियसली एमआरएनए में भी वही चीज होगा, बेस पेयर्स होंगे, ये सिंगल स्ट्रैंडेड होगा, यहां पे भी बेस पेयर होंगे और यहां पे क्या होगा, इस एमआरएनए को रीड किया जाएगा, ऑब्वियसली राइबोसोम्स आएंगे और राइबोसोम्स जो आके इसको रीड करके पूरा का पूरा ट्रांसलेशन का मशीनरी होगा, जिसको हम यहां पे डिस्कस नहीं करेंगे, यहां पे भी इस तरीके से बेस पेयर्स होंगे। अब बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं बता दूं, जनरली क्या है, यहां पे ये ट्रिपलेट्स के फॉर्म में रीड होते हैं। ठीक है, जैसे ए टी सी, उसके बाद जो है इस तरीके से अगर मैं यहां पे बात करूं तो ए यू जी फॉर एग्जाम्पल है। ठीक है, इसी तरीके से और भी ट्रिपलेट्स हैं, ट्रिपलेट कोडॉन्स, ये मैं सिर्फ एमआरएनए की बात कर रहा हूं, इसी तरीके से इसका करस्पॉन्डिंग डीएनए में भी रहेगा। अब यहां पे जो है इस तरीके से 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड तक है, यहां पे क्या रहेगा, एक पार्ट जो है यहां पे एंड में, ये कहां पे एंड होगा, ये पूरे एमआरएनए के बीच में जहां कहीं भी एक ऐसा ट्रिपलेट कोडॉन होगा जो कि स्टॉप कोडॉन होगा, जहां भी स्टॉप कोडॉन होगा, स्टॉप कोडॉन होने पे ये क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। यानी आप ऐसा कह सकते हो, अगर आपके पास मान लीजिए इस तरीके से 1000 बेस पेयर है, 1000 बेस पेयर्स है मान लीजिए डीएनए में, उससे जो एमआरएनए बना उसमें भी स्टॉप कोडॉन कहीं ना कहीं तो होगा ही। ठीक है, जो आपका ओपन रीडिंग फ्रेम है, ओआरएफ जिसे कहते हैं, उसमें स्टॉप कोडॉन को भी हम कंसीडर कर रहे हैं और स्टॉप कोडॉन इसमें इंक्लूडेड है। तो हम क्या कह सकते हैं, मान लीजिए इसमें से कितने बनेंगे आपके पॉलीपेप्टाइड, जैसे अगर हम यहां पे इसको 999 कह रहे हैं, चलिए हर तीन इस ट्रिपलेट की वजह से, इस ट्रिपलेट के करस्पॉन्डिंग जो है एक अमाइनो एसिड एनकोड होता है, तो हर 3 न्यूक्लियोटाइड्स के लिए आप कह सकते हो एक अमाइनो एसिड एनकोड होता है, यानी इसे आप एक ट्रिपलेट कोडॉन भी कह सकते हो। एक ट्रिपलेट कोडॉन के लिए एक ट्रिपलेट कोडॉन जिसमें 3 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, 3 बेस पेयर्स होते हैं। ठीक है, बेस पेयर्स के लिए एक अमाइनो एसिड एनकोड होता है। तो यहां पे लॉजिकली आप क्या कह सकते हो कि 999 के लिए, 999 को ध्यान से देखिएगा, इसे हम क्या कह सकते हैं, 996 + 3। ठीक है, 996 + 3 ये जो है इसे हम कंसिडर नहीं करेंगे, ये अमाइनो एसिड के लिए एनकोड नहीं करेगा, ये स्टॉप कोडॉन है।
इसको अगर हम 3 से डिवाइड कर दें, क्योंकि हर एक अमीनो एसिड के लिए 3, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा यहां पे 332 अमीनो एसिड्स। ऑब्वियसली यहां पे अमीनो एसिड रेसिड्यूज की बात करेंगे और इस तरीके से हम देखेंगे कि इतने सारे अमीनो एसिड्स होंगे, इसमें से जो पॉलीपेप्टाइड बनेगा उसमें। तो इस तरीके से मैंने आपको एक क्वेश्चन भी सॉल्व करा दिया, किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये बड़ा लॉजिकल कॉन्सेप्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। स्टॉप कोडॉन को हमेशा आपको नहीं कंसिडर करना होता, इसको एलिमिनेट कर देना होता है। अगर आप डायरेक्टली 3 से डिवाइड कर देंगे तो जो आपका आंसर मिलेगा वो सही नहीं होगा। तो आप ऐसा कर सकते हो कि 3 से डिवाइड करके एक माइनस कर सकते हो अमीनो एसिड स्टॉप कोडॉन के करस्पॉन्डिंग, या फिर आप ऐसे स्टॉप कोडॉन को डायरेक्टली माइनस करके फिर जो आपको वैल्यू मिल रहा है उसको आप ले सकते हो। तो इस तरीके से आपको यहां पे आंसर मिल जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉलीपेप्टाइड्स एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। अगर मैं बात करूं प्रोटीन्स की, अभी मैंने बोला था प्रोटीन्स जो होते हैं ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्रोटीन्स कंस्टिट्यूट ऑफ वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स। मतलब हर प्रोटीन में, हम कह सकते हैं हर एक प्रोटीन में पॉलीपेप्टाइड चेन्स तो होते ही हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि पॉलीपेप्टाइड्स और यहां पे है आपके प्रोटीन्स। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है, इसको और थोड़ा अगर हम बेटर रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि जस्ट अ मोमेंट, हाँ, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इस तरीके से आपके पॉलीपेप्टाइड्स हैं। मतलब एक प्रोटीन में एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड्स हो सकते हैं, इस तरीके से पॉलीपेप्टाइड्स हो सकते हैं। तो प्रोटीन्स में एक या एक से ज्यादा हो सकता है कि एक प्रोटीन में एक ही पॉलीपेप्टाइड हो, उस चीज को हम क्या कहेंगे, इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे भाई एक ही प्रोटीन है और उस प्रोटीन में एक ही पॉलीपेप्टाइड है, उसमें एक ही पॉलीपेप्टाइड है, इट्स द सेम। लेकिन ऐसा हो सकता है कि एक से ज्यादा हो। मान लीजिए अगर एक प्रोटीन है उसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स है, फॉर एग्जांपल यहां पे अगर हम 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स की बात करें, पॉलीपेप्टाइड को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं पीपी करके, ठीक है, तो ये जो है ये हमारा प्रोटीन है। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि कभी कभार प्रोटीन विल बी इक्वल टू पॉलीपेप्टाइड, मतलब प्रोटीन में पॉलीपेप्टाइड एक पॉलीपेप्टाइड चेन के अलावा और कुछ नहीं होगा, एक प्रोटीन एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन का बना हुआ है। लेकिन ऐसा भी केस हो सकता है जहां पे एक प्रोटीन मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन से बना हुआ है। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। अब एक और जरूरी बात, ये जो पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, पेप्टाइड बॉन्ड का जो फॉर्मेशन हुआ, इसमें से क्या हुआ, आपको पता है कि वाटर निकला। ठीक है, वाटर निकला, तो यस पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान क्या हुआ, इस तरीके से आपके पास COOH था, इधर आपके पास NH2 था, यहां पे H, यहां पे R1। ठीक है, अगेन मैं दो ही अमीनो एसिड्स का एग्जांपल ले रहा हूं, ये आपका अमीनो एसिड 1, इसके बाद यहां पे इस तरीके से ये है आपका अमीनो एसिड नंबर 2। इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, इस तरीके से निकल रहा है वाटर, इस तरीके से निकल रहा है यहाँ पे वाटर, और यहाँ पे ये वाटर निकल जा रहा है। इसके बाद जो फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे इस प्रोसेस में फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे ऑब्वियसली वाटर निकल रहा है। इसको हम यहाँ पे भी दिखा सकते हैं, यहाँ पे भी दिखा सकते हैं इस तरीके से, माइनस रिमूवल ऑफ वाटर। ठीक है, एंड यहाँ पे जो फॉर्मेशन हो रहा है वो है आपके पेप्टाइड का, फॉर एग्जाम्पल पॉलीपेप्टाइड का ही फॉर्मेशन क्यों ना, NH2 H R1, यहां पे बॉन्ड आपने बना लिया CONH, और इधर आपने बना दिया इस तरीके से R2 HCOOH। ये जो बॉन्ड है आपका पेप्टाइड बॉन्ड है, इसमें वाटर का रिलीज हुआ, यहां पे वाटर का रिलीज हुआ, और ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस अगर इसके थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो इसका जो डेल्टा G होता है ना, इसका डेल्टा G0 मतलब स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन। यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ इस बॉन्ड का, तो
पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए इसका जो वैल्यू है ये अप्रोक्सीमेटली +21 किलो जूल पर मोल है। मतलब इस प्रोसेस की फेवरेबिलिटी उतनी है नहीं, फेवरेबिलिटी है नहीं, ये खुद ब खुद नहीं होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो इसको कहीं ना कहीं इसको कपल करना पड़ेगा, किसके साथ, इस प्रोसेस में। इसीलिए एटीपी हाइड्रोलिसिस के साथ इसे कपल किया जाता है। ठीक है, यहां पे एटीपी हाइड्रोलिसिस के साथ कपल किया जाता है, तो ये एक एंडरगोनिक प्रोसेस है। खुद ब खुद नहीं होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। और जो प्रोसेस खुद ब खुद नहीं होगा उसे आपको क्या करना पड़ेगा, फ्री एनर्जी उसके लिए आपको अवेलेबल कराना पड़ेगा। और अगर आप फ्री एनर्जी अवेलेबल कराना चाहते हो, जैसा कि आप ट्रांसलेशन में देखोगे कि यहां पे इसे कपल्ड विथ एटीपी हाइड्रोलिसिस, क्योंकि एटीपी हाइड्रोलिसिस के दौरान जितना फ्री एनर्जी रिलीज होगा वो इस प्रोसेस को फेवरेबल बना देगा। ठीक है, तो ये चीज बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और ऑब्वियसली इस रिएक्शन को आप एक तरीके से डिहाइड्रेशन भी तो कह सकते हो, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल हो रहा है, तो यहां पे हो रहा है डिहाइड्रेशन, यहां पे हो रहा है डिहाइड्रेशन। और यहीं पे हम इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट देखेंगे, वो है मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेशन। मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेशन को यहां पे हम देखेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे जो मैंने टेबल बना दिया है, यहां पे आपको दिख रहा है, ऑब्वियसली इसे याद नहीं करना है, ठीक है, इसे याद नहीं करना है। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पे बताऊंगा, एक कंक्लूजन। यहां पे आप देख सकते हैं ग्लाइसिन, एलनीन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, मिथियोनिन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइलएलनीन, प्रोलीन, ठीक है, उसके बाद सेरीन, थ्रियोनिन, सिस्टीन, टायरोसिन, एस्पेराजीन, ग्लूटामीन, एस्पार्टेट, ग्लूटामेट, आर्जिनिन, लाइसिन, हिस्टिडीन, सबका मॉलिक्यूलर वेट मैंने यहां पे लिख दिया है। ये फ्री अमाइनो एसिड का मॉलिक्यूलर वेट है। अमाइनो एसिड रेसिड्यू का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? आप बोलोगे यहां पे बड़ा सिंपल है। अच्छा, वैसे यूनिट क्या होता है मॉलिक्यूलर वेट का? मॉलिक्यूलर वेट का यूनिट जो है या तो ग्राम पर मोल होता है या इसे ही हम डाल्टन कहते हैं। ठीक है, इसे भी हम ग्राम पर मोल और डाल्टन में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो ये जितना है ये सब कुछ डाल्टन में दिया हुआ है, ये ओवरऑल डाल्टन में दिया हुआ है। और अगर मैं यहां पे अमाइनो एसिड की बात करूं तब तो ये वैल्यूज है, लेकिन अगर हम इसकी एवरेज वैल्यू की बात करें, सबको अगर थोड़ा ऐड करने की कोशिश करें, क्योंकि कंसिडर कर रहे हैं हम 75 भी है, 89 भी है, 117 भी है, 131, 131, 149, 204, ठीक है, 165, 115, फिर 105, 181, इस तरीके से बड़ा वेरिएबल टाइप का है, बड़ा वेरिएबल है। तो इसका एक एवरेज, अब देखिए एवरेज वैल्यू अगर आप निकालोगे तो इसका एक थोड़ा ज्यादा ही वैल्यू आएगा, 130, 140, 140 के ऊपर वैल्यू आएगा। लेकिन यहां पे इन सब का एक एवरेज अकरेंस भी होता है। ठीक है, इनका एक परसेंटेज अकरेंस भी होता है, जो कि मैं आपको यहां पे एक बार सारा का सारा लिख के दिखाता हूं। तो ये है सारे वैल्यूज जो आप देख पा रहे हो यहां पे, एवरेज यानी एवरेज परसेंटेज अकरेंस का। तो इन सब को कंसिडर करके मॉलिक्यूलर वेट एवरेज अकरेंस को अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें और सबके लिए फिर एक एवरेज निकालें, सबको मल्टीप्लाई करके सबका एवरेज निकालें यहाँ पे ओवरऑल, ठीक है, तो हम कहेंगे कि इसका एक एवरेज मॉलिक्यूलर वेट निकाला जा सकता है। हर अमाइनो एसिड का, हर फ्री अमाइनो एसिड का एक एवरेज मॉलिक्यूलर वेट निकाला जा सकता है, जो कि हम कह सकते हैं एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एनी अमाइनो एसिड इज 128 डाल्टन। इसको हम 128 डाल्टन कंसिडर करते हैं। अब भाई इसमें से पानी निकल जाएगा, अगर इसमें से अगर हम रेसिड्यू की बात करें तो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अमाइनो एसिड रेसिड्यू, इसके लिए हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली आप एक वाटर मॉलिक्यूल को सब्ट्रैक्ट करोगे, और 16 होता है ऑक्सीजन का एटॉमिक मास और हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 इंटू 2 2, तो यानी टोटल जो है एक वाटर मॉलिक्यूल का होता है 18 डाल्टन। इसे आप माइनस कर दोगे तो इसमें से आपका जितना बचेगा दैट इज 110 डाल्टन। यह है आपका एक एवरेज मॉलिक्यूलर वेट किसी भी अमाइनो एसिड रेसिड्यू का। जब कभी पॉलीपेप्टाइड वगैरह दिया रहेगा, डायरेक्ट कैलकुलेशन आप इस तरीके से कर सकते हो, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। किसी भी स्पेसिफिक अमाइनो एसिड का, जैसा कि हमने देखा, सबका अलग अलग वैल्यू होता है, सबका अलग अलग वैल्यू होता है। तो आपको अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस में अगर दिया गया तो आप उस तरीके से कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं जनरली, ये जो कॉन्सेप्ट होता है दैट इज ऑफ रिलेटिव मॉलिक्यूलर
वेट, ठीक है। यहां पे हम बात करते हैं रिलेटिव मॉलिक्यूलर वेट की, ठीक है। रिलेटिव क्यों? अभी हमने देखा इनका रिलेटिव अबंडेंस चेक किया जा रहा है ना, एवरेज अकरेंस चेक किया जा रहा है, तो इसीलिए इस चीज को कंसिडर करके क्योंकि हम यहाँ पे इसको एक्सप्रेस करते हैं, तो इसीलिए ये जो मॉलिक्यूलर वेट होता है इसे हम रिलेटिव MR लिखते हैं, ठीक है। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास हम कहते हैं, ठीक है। तो ये है आपका रिलेटिव मॉलिक्यूलर वेट या फिर मॉलिक्यूलर मास आप कह सकते हो। तो किसी भी अमाइनो एसिड रेसिड्यू का जो MR रहेगा दैट इज 110 डाल्टन। कभी भी पॉलीपेप्टाइड में कैलकुलेशन के लिए यूज करोगे यही यूज करोगे, ठीक है। अब आपसे कभी क्वेश्चन पूछ लिया गया कि कितने पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं, कितने पेप्टाइड बॉन्ड्स, या फिर आपसे यह पूछा गया कितने सारे वाटर मॉलिक्यूल्स निकले, तो हाउ मेनी H2O मॉलिक्यूल्स रिलीज्ड। देखिए दोस्तों, जितने पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे उतने ही वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे, तो ये क्वेश्चन का आंसर तो इक्वल होगा, क्योंकि भाई जितने पेप्टाइड बॉन्ड्स उतने ही वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे, तो ये इसका आंसर सेम होगा, सेम आंसर, इसका हमेशा सेम आंसर होगा। पर ये हम कैसे देखें? देखिए दो अलग अलग केसेस हो सकते हैं। एक हो सकता है आपका लीनियर पॉलीपेप्टाइड और एक हो सकता है आपका साइक्लिक पॉलीपेप्टाइड। लीनियर के केस में फंडा सिंपल है, लीनियर के केस में फंडा सिंपल है। अगर हम इस तरीके से कहें कि भाई अगर n है, अगर आप देखोगे यहां पे, मान लीजिए मैं यहां पे 3 कंसिडर करता हूं, आप कितना बॉन्ड देख रहे हो? 2 बॉन्ड। अगर आप 2 देखोगे तो 1 बॉन्ड, अगर आप यहां पे 4 रेसिड्यूज रखोगे तो इसमें कितने? 3 बॉन्ड्स, 5 में 4, तो एक जनरल फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो क्या? ऑब्वियसली जनरल फॉर्मूला हम डिराइव कर ही सकते हैं, तो जनरल फॉर्मूला विल बी n-1। बस या तो इसका आंसर होगा n-1 पेप्टाइड बॉन्ड्स या फिर n-1 वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें से निकलेंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर हम साइक्लिक पेप्टाइड की बात करें, यहां पे थोड़ा सा अलग हो जाएगा। साइक्लिक पेप्टाइड में अगर मान लीजिए आपके n रेसिड्यूज हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि जितने सारे यहां पे रेसिड्यूज है, जितने सारे रेसिड्यूज है उतने ही सारे पेप्टाइड बॉन्ड्स बन रहे हैं, तो इसीलिए उतने ही वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे। यहां पे जो आंसर होगा दैट विल बी n। सिंपल सा लॉजिक है, आप यहां पे करके देख सकते हो। अगर 4 रेसिड्यूज हैं और साइक्लिक है तो इसमें 4 ही पेप्टाइड बॉन्ड्स होंगे और 4 ही वाटर मॉलिक्यूल्स यहां पे रिलीज हो रहे होंगे। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको दिए जाए तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो आंसर। और जितने वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे उतना चेंज भी आएगा मॉलिक्यूलर वेट में। जितने सारे वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होंगे फॉर ईच water molecule removed, subtract कितना? उसका खुद का आप माइनस कर दीजिए, subtract 18 डाल्टन। हर वाटर मॉलिक्यूल के लिए 18 डाल्टन आप सब्ट्रैक्ट करते रहिए। अगर अमाइनो एसिड्स दिए हुए हैं तो, अगर अमाइनो एसिड रेसिड्यूज दिए हुए हैं तो रेसिड्यूज को तो आप सिंपली ऐड करोगे, वो तो वाटर को माइनस करके ही उसको कैलकुलेट किया गया। लेकिन अगर अमाइनो एसिड्स दिए जाए तब उस केस में आप इतना वाटर मॉलिक्यूल, हर एक वाटर मॉलिक्यूल यहां पे सब्ट्रैक्ट करोगे। ये मैंने बता दिया कैसे करना है। और अगर वहां पे आपको उसका मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे पूछा जाए तो वो भी आप कर पाओ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसे किसी भी टाइप के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होगा। जब जैसा भी टाइप का वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन इतने से कॉन्सेप्ट के साथ, इतने से लॉजिक के साथ आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे पेप्टाइड्स के बारे में। एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन यहां पे मैं बता दूं, पेप्टाइड्स जो होते हैं वो या तो राइबोसोमल पेप्टाइड्स हो सकते हैं, मतलब राइबोसोम और ट्रांसलेशन के थ्रू आ रहे हैं, और कुछ हो सकते हैं आपके नॉन राइबोसोमल पेप्टाइड्स, मतलब ये राइबोसोम के थ्रू नहीं आ रहे, ये किसी और तरीके से आ रहे हैं, ठीक है। मतलब बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह जो है ये जनरली साइक्लिक पेप्टाइड्स वगैरह फॉर्म करते हैं, ठीक है। जनरली एंटीबायोटिक्स वगैरह जो होते हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स वगैरह साइक्लिक पेप्टाइड्स के फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। ये सारे नॉन राइबोसोमल पेप्टाइड्स होते हैं। देखिए जनरली जो है ये राइबोसोमल पेप्टाइड्स लीनियर होते हैं, ये जो है ये साइक्लिक भी हो सकते हैं, लीनियर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो पेप्टाइड्स या तो राइबोसोमल पेप्टाइड्स होते हैं या तो नॉन राइबोसोमल पेप्टाइड्स, मतलब राइबोसोम के थ्रू ट्रांसलेशन के मशीनरी से नहीं आ रहे हैं, ठीक है, ये किसी और तरीके से आ रहे हैं, ठीक है। ये सारे जो हैं
एग्जाम्पल्स होते हैं। ये इसमें भी अगर हम बात करें राइबोसोमल पेप्टाइड्स की, तो ये ऑब्वियसली ट्रांसलेशन के थ्रू आते हैं। पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज एक्टिविटी, जिसके बारे में आप ट्रांसलेशन में पढ़ोगे, तो ये उससे आता है, ऑब्वियसली उससे इनकोड होता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ पे इस तरीके से नहीं होता, ऑब्वियसली दूसरे मैकेनिज्म से आता है। अगर हम बात करें राइबोसोमल पेप्टाइड्स, ऑब्वियसली क्योंकि ट्रांसलेशन के मशीनरी से आ रहा है, तो ट्रिपलेट कोडॉन से आएगा एमआरएनए के। वहीं जो है नॉन राइबोसोमल पेप्टाइड्स ऑब्वियसली इस मशीनरी से ही नहीं आ रहे, तो इसके लिए ये ट्रू नहीं होगा। इसमें स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड सारे इनकॉर्पोरेट होते हैं, 20 अमाइनो एसिड जितना हमने देखा। यहाँ पे स्टैंडर्ड या फिर कुछ नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स भी देखने को मिल सकते हैं नॉन राइबोसोमल पेप्टाइड्स में। राइबोसोमल पेप्टाइड्स में जितने सारे अमाइनो एसिड्स होते हैं सारे ही एल कॉन्फ़िगरेशन में कंपलसरीली पाए जाते हैं, जबकि अगर नॉन राइबोसोमल पेप्टाइड्स की बात करें तो इसमें एल और डी दोनों ही कॉन्फ़िगरेशन पाया जा सकता है। जैसे पेप्टिडोग्लाइकन में अगर हम बात करें तो उसमें डी अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं, ठीक है, वो एक एग्जांपल है नॉन राइबोसोमल पेप्टाइड का, ठीक है। नेक्स्ट राइबोसोमल पेप्टाइड की बात करें तो वो जो है यहाँ पे मोस्टली ये जो पेप्टाइड्स हैं ये सारे आपको लीनियर देखने को मिलते हैं, जबकि नॉन राइबोसोमल पेप्टाइड्स में साइक्लिक, लीनियर कुछ भी चलता है, ठीक है। तो ये जो है पेप्टाइड्स राइबोसोमल या नॉन राइबोसोमल, इस तरीके से हम इन्हें क्लासिफाई करते हैं। अब अगर हम बात करें कुछ फिजियोलॉजिकली सिग्निफिकेंट पेप्टाइड्स के बारे में, मतलब फिजियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट, जैसे स्मॉल पेप्टाइड्स, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन। आपको पता है ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन जो है ये हार्मोन्स है, ठीक है, ये आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जो है रिलीज होते हैं। अब ब्रैडिकाइनिन भी एक इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, ब्रैडिकाइनिन। इसके अलावा जो है ग्लूटाथायोन, ये रेडॉक्स रिएक्शंस में इसका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें एनकेफेलिन्स की, एनकेफेलिन्स जो है ये आपके पेन किलर्स होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये सारे जो है स्मॉल पेप्टाइड्स, फिजियोलॉजिकल पेप्टाइड्स के एग्जांपल्स हैं। और अगर हम बात करें एक और यहाँ पे कंपाउंड की, जो कि नाम आपको दिख रहा है, ये है आपका कमर्शियल पेप्टाइड्स, कमर्शियली सिंथेसाइज्ड पेप्टाइड्स, बड़ा इंपॉर्टेंट वो है एस्पार्टेम। दोस्तों आपने शायद नाम सुना होगा कोक, डाइट का, डाइट कोक, या फिर आपने शुगर फ्री और ये सब जितने सारे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं इसके बारे में सुना होगा। उसमें से एक होता है एस्पार्टेम। एस्पार्टेम के अलावा और भी होते हैं, सुक्रालोज, एलिटेम वगैरह, लेकिन एस्पार्टेम बड़ा फेमस है। और एस्पार्टेम जो है बेसिकली क्या है, एस्पार्टाइल फिनाइल मिथाइल एस्टर। मतलब क्या है, एस्टर है और किसका किसका है, एस्पार्टेट और कहीं ना कहीं फिनाइल एलानिन का है। इसमें 2 अमाइनो एसिड रेसिड्यूज हैं एंड इट एक्ट्स एज अ आर्टिफिशियल स्वीटनर, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मीठा लगता तो है मगर ये चीनी नहीं है, ठीक है। तो ये है आपके कुछ फिजियोलॉजिकली सिग्निफिकेंट पेप्टाइड्स। एंड फाइनली एक आखिरी बात के साथ मैं एंड करूंगा इस क्लास को, जो है आपका पेप्टाइड बॉन्ड। ये है आपका पेप्टाइड बॉन्ड। इसके फॉर्मेशन के बारे में, ओवरऑल चीज के बारे में तो हमने बात किया, लेकिन ये जो है, ये जो स्ट्रक्चर है, इसके बारे में आप थोड़ा सा खुद से पढ़ने का कोशिश कीजिएगा, ऐसे ही बुक्स वगैरह में से खुद से पढ़ने का कोशिश कीजिएगा। एक्चुअली क्या होता है, यहां पे लोन पेयर होता है और यहां पे क्या होता है, ये लोन पेयर इस तरीके से यहां जाता है, ये यहां आता है, इसके वजह से एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनता है, कुछ इस तरीके से एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनता है। और ये जो है इस तरीके से यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ जाता है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे H, और उसके बाद जो है वापस यही इसी का ये इधर आ सकता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ओवरऑल अगर रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएं तो ये ऑक्सीजन इधर, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, इसके बीच में क्या आ जाता है, इस CN बॉन्ड को अगर हम देखें तो ये और प्योरली सिंगल बॉन्ड नहीं रहता, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। ये जो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका रोटेशन रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, जबकि सिंगल बॉन्ड के अराउंड बड़े आराम से रोटेशन हो सकता है। यहां पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाने के वजह से ये रोटेशन कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट होता है और इसके वजह से कई सारे चेंजेस आते हैं, कई सारे चीजें हो सकती हैं, अलग अलग एंगल्स अलाउड होते हैं, नहीं होते हैं, डाइहेड्रल एंगल्स, इन सब का कॉन्सेप्ट हम अगले क्लास में पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। दैट इज ऑन पेप्टाइड बॉन्ड एंड पेप्टाइड बॉन्ड के कॉन्फॉर्मेशंस एंड रामाचंद्रन प्लॉट के बारे में। बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सारे पूरे सीरीज को देखते रहिएगा, पुराने जो भी वीडियोस आप नहीं देखे हैं वो भी देखिए, एज वेल एज आने वाले सारे वीडियोस देखिएगा इस सीरीज में, क्योंकि ये आपके कॉन्सेप्ट्स को हमेशा के लिए स्ट्रेंथन कर देगा, ये मेरा गारंटी है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। जो भी क्वेश्चंस वगैरह मैं पूछता हूं वो कमेंट्स में मुझे बताइए, मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगा एंड रिस्पॉन्ड भी करूंगा। एंड
अगर आपको नोटिफाइड रहना है कि वीडियो आ चुका है तो ऑब्वियसली सब्सक्राइब भी करें चैनल को। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।